नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में यानी यूपीएससी प्रोफेशनल परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास जो है। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। आ रही आवाज, यहाँ आवाज आ रही है, आप अपना डिवाइस चेक करिए। तो भगवती चरण वर्मा जी का बहुचर्चित उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ये आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में है भूले बिसरे चित्र, और ये आपके सिलेबस में है। तो आज तो हम बात करेंगे वर्मा जी के विषय में, और इसके बाद क्रमिक तौर पे इनके उपन्यासों के विषय में और इस उपन्यास के विषय में। तो चार चीजें आपको हम बताते हैं। एक तो उपन्यासकार का परिचय, दूसरा इनके उपन्यासों का परिचय, तीसरा भूले बिसरे चित्र का परिचय, चौथा आलोचना। तो ये तीन तो आप लोग कर लेते हैं, चौथा आप लोग नहीं कर पाते। हम तो खैर सब बताएंगे, आप इसकी बात करते हैं आज। भगवती चरण वर्मा। विकास खुश रहिए, विमल प्रणाम, आप भी खुश रहिए। ठीक है, आप लोग अपना देखें। चलिए इस पहले सामान्य परिचय इनका ले लेते हैं। 30 अगस्त 1903 ईस्वी इनका जन्म हुआ, और 4 अक्टूबर 1981 ईस्वी इनका निधन हुआ। तो ये थे कुल 78 वर्ष के, 78 वर्ष। इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो एक तो भारत सरकार ने इनको दिया पद्म विभूषण पुरस्कार, और भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इनका एक उपन्यास चित्रलेखा, ये विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गिनती होती है। चित्रलेखा के विषय में दो बातें बता दें। एक तो यह जो है पाप और पुण्य पर आधारित है, दूसरा इस पर फिल्म बन चुकी है, महमूद जी ने एक्टिंग की थी। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जो आपके सिलेबस में किताब है भूले बिसरे चित्र। इनकी आरंभिक परिचयावली आप देखें तो जन्म हुआ था उन्नाव जिला है, उन्नाव जानते हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर एक स्थान था शफीपुर, शफीपुर, वहीं इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा इनकी हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बीए की डिग्री इन्होंने हासिल की। इसके बाद फिर एलएलबी किया इन्होंने,
ला की पढ़ाई की, और ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये सामान्य बातें पता लगेंगी। नेहा दुबे नमस्ते, खुश रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आगे हम लोग बातचीत करते हैं इनके विषय में। और क्या बताएं? एक तो अभी हम दोबारा बताएंगे, नवजीवन का संपादन किया इन्होंने। नवजीवन का संपादन, नवजीवन जो है दैनिक पत्र था, ठीक है। आकाशवाणी में काम किया, राज्यसभा के मेंबर भी थे। मेन जो इनका योगदान था, फिल्मों में भी काम किया इन्होंने। फिल्म कारपोरेशन कलकत्ता में काम किया। एक पत्रिका थी विचार, साप्ताहिक पत्रिका, उसमें संपादन कार्य भी किया इन्होंने, संपादन। इसके अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त क्या जोड़ दें हम? बस और तो कुछ नहीं। विचार साप्ताहिक पेपर और 57 लिखने लगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, कई फील्ड में काम किया था इन्होंने। नाटक, संस्मरण, आलोचना, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। उपन्यासों की बात करते हैं। सबसे पहले उपन्यास, इस भाग में हम सबका नाम बताएंगे और अगले भाग में हम इसकी व्याख्या करेंगे। उपन्यासों की बात करते हैं। सबसे पहले उपन्यासों की बात करते हैं क्रम से। पहला उपन्यास है पतन, 1928 ईस्वी। चित्रलेखा, 1934 ईस्वी। इसके अलावा 3 वर्ष। चौथा टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। पांचवा है अपने खिलौने, छठा भूले बिसरे चित्र। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते है 1946। अपने खिलौने 1957। उसके अलावा भूले बिसरे चित्र। अभी डेट देख लीजिए, कहीं इसमें भ्रम होगा तो करेक्शन करा देंगे। ये 1959। सातवां है वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई। आठवां है सामर्थ्य और सीमा, सामर्थ्य और सीमा, 1962। नवा है थके पांव, 1964। इसके बाद 10वां है रेखा, फिर 11वां है सीमा। रेखा,
और सीमा बता चुके हैं? नहीं, सीमा तो पहले बता चुके हैं, सामर्थ्य और सीमा। रेखा के बाद सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा। 13वां है सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई। 14वां है प्रश्न और मरीचिका, प्रश्न और मरीचिका, 1973। ये 1970 है। आगे है 15वां धुप्पल, धुप्पल ये है अभी इसमें कुछ याद आएगा हम बता देंगे आपको, चाणक्य। और 17वां है क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। ये इनके 17 उपन्यास फेमस हैं। चेतना जी प्रणाम, खुश रहिए। पिंकी खुश रहिए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और इसके बाद हम जो है आगे बताते हैं। इनकी डेट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। डेट पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। अब 1950 में एक किताब आई थी, यहां पर नहीं लिखा हमने, ठीक है। चलिए एक किताब इसमें है आखिरी दांव, आखिरी दांव, ठीक है। ये किताब है 1950, यानी कि हम जो है 46, 5वां हो जाएगा आखिरी दांव, ठीक है। छठा हो जाएगा अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, यह हुआ 7वां। 8वां है फिर वह नहीं आई, ये 1960। डेट क्लियर। सामर्थ्य और सीमा ये 1962, ठीक है, ये 9वां हो जाएगा। थके पांव ये हुआ 10, ये भी मैच करा लिया हमने। थके पांव को जो है रामचंद्र तिवारी ने 63 लिखा है, तो इसलिए हम इसको 63 लिखते हैं, ठीक है। रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, ठीक है, इसको मिटाते हैं। युवराज चुंडा और इसको 1978, इसका क्रम दूसरा रहेगा। सबई नचावत राम गोसाई, रेखा 64, सीधी सच्ची बातें 68 और सबई नचावत राम गोसाई 70, प्रश्न और मरीचिका 73, ये भी ठीक है। उसके बाद युवराज चुंडा 78, ये बाद में रहेगा। और उसके बाद जो है, और इसको हम यहां से हटा देते हैं, 10, 11, 12, सबई नचावत राम गोसाई, सीधी सच्ची बातें
ठीक है, 14 प्रश्न और मरीचिका 73। धुप्पल यहां पे हो जाएगा आपका 15वें नंबर पे युवराज चुंडा। उन्नीस सौ 78। फिर जो है धुप्पल 16 नंबर पे 1981। फिर 17 नंबर पे चाणक्य 1982। और उसके बाद 18वां है क्या निराश हुआ जाए। ये वो मेरे संज्ञान में आए उपन्यास थे। इसमें से ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं है, ज्यादा कुछ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये 18 आप नोट कर लीजिए। और वैसे मुझे नहीं लगता इसमें और उपन्यास होंगे। और हम देख लेते हैं प्रामाणिक स्रोत के आधार पर। नहीं, यही इतना ही रखते हैं। ठीक है, इनके उपन्यास कला पे चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनकी कहानियों की बात करते हैं। ओके, इनका विषय हम कल बताएंगे। इसके इनका विषय, इसके अंदर क्या क्या है, इन पर सवाल आता है। कुछ मार्क्सवाद पर है, पाप और पुण्य पर है ना। अगला नंबर है इनकी कहानी संग्रहों का। कहानी संग्रह, चलिए पहले हम इनका नाम लिख करके फिर बताते हैं। पहला कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट। उन्नीस सौ 73। दूसरा कहानी संग्रह इनका है दो बांके। एक मिनट, हम उल्टा लिख दिए, 37 है। दो बांके, ये है 1938। तीसरा है, एक मिनट, वीडियो तो चल रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। मोर्चाबंदी, उन्नीस सौ 76। चौथा, ये तीन ही फेमस है, इंस्टॉलमेंट, दो बाकी, मोर्चाबंदी। अब चूंकि इनकी कहानी आपके सिलेबस में नहीं है, और नहीं तो हम बाकी प्रमुख कहानियों की चर्चा भी कर दे। तो ये हुआ दो बाकी, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट। एक और है, मुझे डेट नहीं याद है, हम नाम लिख देते हैं। चौथा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, तो ये मेरे संज्ञान में ये था, तो मैंने इतना आपको बता दिया। ठीक है, अगला नाम आता है इनके कविता संग्रहों का।
कविताएं भी इन्होंने काफी लिखी हैं। मिटा दें। और हालाबाद जो चला था कविता में, उसमें भी इनका नाम आता है, कविता संग्रह। तो एक कविता संग्रह इनका है मधुकड़, और दूसरा है प्रेम संगीत। और मानव। मेरे संज्ञान में इसकी रेट है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आते हैं नाटक। तो नाटकों में 1, 2, 3 जो है मेरे संज्ञान में है। तो एक तो है बुझता दीपक नाटक, ये 1, 2, 3 नाटक है बुझता दीपक। और 1947 1947, जहां तक मुझे लगता है कि इनके और भी नाटक हैं, और इनका एक कलेक्शन भी आता है। आप जितनी आवश्यकता है इसे बता ही रहे हैं। रुपया तुम्हें खा गया 1953, रुपया तुम्हें खा गया 1953। तीसरा है वसीयत 1978। और आपको पता है कि एक इनकी कहानी भी वसीयत नाम से है, आपने सुना होगा। नाटकों की बात करें, जिनके कुछ नाटक और बड़े फेमस हैं जो मेरे लिस्ट में मौजूद हैं, जैसे बाल नाटक। इसमें मेरा शेरा एक फेमस है, मेरा शेरा। इसके अतिरिक्त 1, 2, 3 रेडियो नाटक भी है, रेडियो नाटक। और वो है चलते चलते, चलते चलते। ये हो गए आपके नाटक। इन्होंने संस्मरण भी लिखा है, संस्मरण, ठीक है। संस्मरण, संस्मरण में 2 हैं। पहला ये साथ और हम, 7 7, ये साथ और हम। तो इस 1965 ईस्वी प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्मरण है इनका अतीत के गर्भ से, अतीत के गर्भ से 1979 ईस्वी। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 जीवनी, जीवनी वही जो इन्होंने अभी मैंने उपन्यास बता दिया था, वस्तुतः की जीवनी है। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए या कहीं न जाए का कहिए। ठीक है, तो ये अधूरी रह गई और 2001 में प्रकाशित।
इसको आप आत्मकथा भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और निबंध भी लिखा इन्होंने और आलोचना भी लिखी इन्होंने। आलोचना और निबंध। एक किताब इनकी है साहित्य की मान्यताएं। ये उस पे आपको मिल जाएगा, ई पुस्तकालय पे, साहित्य की मान्यताएं 1952। ठीक है। और दूसरा है साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। साहित्य के सिद्धांत तथा रूप 1976। ठीक है, ये हुआ। और हमने जो संपादन बताया था, एक तो नवजीवन, तो नवजीवन 1948। ठीक है, तो ये तो दैनिक था, डेली पेपर दैनिक। दूसरा मैंने बताया था आपको विचार 1940, ये साप्ताहिक था। तो बस इतना इनका जो है परिचय था। रचनाओं की बात करते हैं। ठीक है, आपके हम कमेंट लेते रहते हैं, फिर बताते हैं। चलिए ठीक है। तो इनकी रचनाओं की जहां तक बात थी, कितनी बात इनकी रचनाओं की है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो इनके उपन्यास हैं किस किस विषय पर हैं, और इनकी आलोचना दृष्टि से भी प्रश्न आते हैं, खास करके उपन्यास के विषय में। या और जैसे इनकी एक किताब है साहित्य के सिद्धांत और रूप, ये वाली। तो साहित्य के बारे में लिखते हैं जैसे, मेरा समस्त साहित्य अपने दर्शन की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। और लिखते हैं, मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबद्ध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि शासित है। मैं इस अंतःप्रेरणा को सृजन की प्रक्रिया कह सकता हूं, क्योंकि अंतःप्रेरणा का बौद्धिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अपने को नियतिवादी भी लिखते हैं। और कला के विषय में लिखा इन्होंने। इनके जो निबंध है, जैसे टॉपिक है साहित्य, कला, सौंदर्य, बिंब, कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, निबंध, छोटी कहानी, उपन्यास, इस प्रकार से कई निबंध लिखा इन्होंने। साहित्य को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। कहते हैं कि कला भावना की अभिव्यक्ति में आनंद की सीमा तक पहुंचने वाले मनोरंजन का सृजन। कला जो है भावना की अभिव्यक्ति में आनंद की सीमा तक पहुंचने वाले मनोरंजन का सृजन है। कला का क्षेत्र सौंदर्य का सृजन है। सौंदर्य का सृजन भावना के अभिव्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये बात है। हम लोग कल चर्चा करेंगे इनके उपन्यासों की। ठीक है, तो आज तो हम लेंगे यहीं पर विराम, समय भी हो गया है। आप लोग पूरी बैच से जुड़े हैं। इसकी जो संपूर्ण कंप्लीट बैच है यूपीएससी प्रोफेसर की, सिलेबस बड़ा है ना, आपको पता है, तो पूरी बैच से जुड़े हैं। ठीक है, और कोई टिप्पणी? चलो, टिप्पणी कोई है नहीं, यहां पर हम लेते हैं विराम। नमस्कार, जय।
नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? भगवती चंद्र वर्मा जी का बहुचर्चित उपन्यास भूले बिसरे चित्र आपके पाठ्यक्रम में है। पहले भाग में आपने भगवती चंद्र वर्मा का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, इसको देखा। और इस भाग में हम उनके जो उपन्यास थे, जो हमने लिस्टिंग की थी, उनकी सूची बताई थी, उन उपन्यासों का विषय क्या है, इस भाग में उन उपन्यासों के विषय पर चर्चा करेंगे। अगले भाग में भूले बिसरे चित्र की समीक्षा करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और ये पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों का स्वागत है। संपूर्ण बैच को ज्वाइन करने के लिए आप जो है निकष एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हमारे नंबर पर संपर्क करें। चलिए, भगवती चरण वर्मा, ज्यादा ऊपर लिख दिए, चलो नीचे लिख देते हैं। ओम भगवती चरण वर्मा के उपन्यास ठीक है। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में इनके उपन्यासों के विषय आ जाते हैं, खासकर चित्रलेखा। चित्रलेखा पर कई बार प्रश्न आया है कि पाप और पुण्य का जो विचार है वो किस पुस्तक में है, आता है। तो एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग देखते हैं। एक टिप्पणी आई है, भाई खुश रहिए आप। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला उपन्यास इनका ले लें। पहला उपन्यास है पतन। पतन, इसका प्रकाशन हुआ 1928 में। कभी आप लखनऊ गए हो तो आपने वाजिद अली शाह का भवन देखा होगा, जहां आजकल भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है। तो वाजिद अली शाह नवाब था लखनऊ का, उसी पर यह आधारित है, उसका मुख्य पात्र है। और इसमें जो दिखाया गया है उसकी विलास प्रियता। अगर आपको याद हो, प्रेमचंद की एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी, इस पर फिल्म भी बनी थी जिसमें संजीव कुमार एक्टर थे। वाजिद अली शाह का महल आप देखो, और इमाम बाड़ा वगैरह आपने देखा होगा, कभी लखनऊ गए हैं। और यूं उसकी फोटो है मोटेमल की तरह, सुख में पला हुआ था, बाद में अंग्रेजों ने खूब छकाया भी। फिलहाल जो केंद्र बिंदु है वो ये है। अच्छा, इसमें ये था कि इसी विलासप्रियता के कारण लखनऊ का पतन होता है। एक बार हम एक मुस्लिम धर्मगुरु थे, उनका लेक्चर सुन रहे थे। उन्होंने खूबसूरत बात की कि एजुकेशन की कमी से कितना नुकसान होता है। उसके उदाहरण नवाब थे। नवाबों की तूती बोलती थी। आज क्या है, जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं उसमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो जूते चप्पल की दुकान खोले हैं या नाई के सैलून पर नाई का काम कर रहे हैं, और जिन्होंने एजुकेशन पकड़ा वो आगे निकल गए। ये लोग जाहिल रह गए। खूब पैसा आया, पब्लिक का पैसा था, ध्यान नहीं दिए। लेकिन एक तरफ कलाम थे और खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एजुकेशन को पकड़े। तो शिक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चेतना जी खुश रहिए।
तो यही इसमें मुख्य रूप से। और इसमें क्या दिखाए हैं, ये इन्होंने कल्पना को आधार बनाया है, कल्पना पर आधारित इनकी अपनी व्याख्या है। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा जो इनका अपना निष्कर्ष है वो कल्पना बेस्ड है, इसको आप फिक्शन कहते हैं। दूसरा उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा का समय 1934। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की लिस्ट में चित्रलेखा का भी नाम आता है। कहते हैं कि एक बार वो हमीरपुर में पढ़ते थे। हमीरपुर तो हमीरपुर के जो कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर, भाई उनसे मिलने गए और इनकी एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी पुस्तकालय, उसमें उनको एक किताब प्राप्त हुई। किताब का नाम था थाया। ठीक है, ताइस। ये अनातोले फ्रांस इनका उपन्यास था ये। और इस उपन्यास में पाप और पुण्य की विवेचना की गई थी। भाई उपन्यास ले लिया इन्होंने और पढ़ डाले उसको सरसरी निगाह से, और इसी उपन्यास से प्रभावित होकर के इन्होंने लिखा चित्रलेखा। इन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक, अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी पुस्तक में ये चीज। ठीक है, यानी कि इस उपन्यास के सृजन की प्रेरणा इनको फ्रांसीसी उपन्यास थाया से प्राप्त हुई थी। यह भी आप नोट कर लें, कभी आपके काम में यह बात आ सकती है। बस ये चीज है। अच्छा, इसमें जो पात्र हैं, योगी कुमार गिल, सामंत बीजगुप्त, नर्तकी चित्रलेखा, इसके अतिरिक्त गुरु रत्नांबर, इनके दो शिष्य श्वेतांक और बीजगुप्त, ये मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्रों में यशोधरा, चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो कहानी की शुरुआत होती है और जो रत्नांबर गुरु हैं उनके दोनों शिष्य श्वेतांक और विशाल देव, ये दोनों सवाल पूछते हैं, गुरुजी पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो बताते हैं कि तुमको जुबानी बताएं कि करके दिखाएं, या आप अनुभव करना चाहते हो? बोले नहीं गुरुजी, अनुभव कराइए। तो उन्होंने श्वेतांक को भेज दिया बीजगुप्त के पास, अब विशाल देव को भेज दिया कुमारगिरी के पास। तो बीजगुप्त थे भोगी और कुमारगिरी था योगी। एक गया भोगी के पास, एक गया योगी के पास और रहने लगे। बीजगुप्त का नर्तकी चित्रलेखा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो भाई श्वेतांक बीजगुप्त के पास रहता था, वहां शराब वगैरह मदिरा मिलती थी, कभी आधे कपड़े पहने हैं कभी नहीं, वो एक अलग माहौल था। विशाल देव रहते थे कुमारगिरी के यहाँ, वहां भाई भजन भाव होता था, योग होता था। तब कहानी की शुरुआत होती है कि ये जो चंद्रगुप्त हैं उनका दरबार लगा हुआ था और उनके दरबार में चाणक्य मैंने प्रोग्राम था, एक चित्रलेखा, कुमारगिरी, पूरी पब्लिक सब लोग मौजूद थे। तो चाणक्य खड़े होते हैं और ऐसे कहते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं कि आप लोग सत्य का दर्शन करो। और
लोग देखते हैं कि सभा मंडल में रोशनी छा गई है, उनके बॉडी से निकल रही है। लोग कहते हैं भाई सत्य का दर्शन हमने कर लिया। नर्तकी चित्रलेखा नृत्य करने लगती है, डांस करने लगती है। उसके बाद कुमारगिरी कहते हैं ठहरो नर्तकी, सत्य का दर्शन मैं कराता हूं। जो चाणक्य ने देखा ना फर्जी था वो, तो बैठ गई वो। कुमारगिरी ने ऐसे हाथ उठाया बिल्कुल, और उसके बाद उनके शरीर से रोशनी निकली, उसमें लोग जन्म ले रहे थे, लोग मर रहे थे, पूरी प्रकृति देख लिया लोगों ने। कहा धन्य हो, हम सभी ने सत्य का दर्शन कर लिया। तो चाणक्य ने कहा यार मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पब्लिक ने कहा कि मंत्री चाणक्य तुम झूठ बोलते हो, हम सभी ने इन्हीं आंखों से सत्य को देखा। तो चाणक्य ने कहा यार मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। चंद्रगुप्त बोले कि गुरुजी गुरुदेव क्षमा करिएगा, मैंने भी देखा। तो चाणक्य ने कहा कि जीवन में आज पहली बार मेरी हार हुई। तब चित्रलेखा खड़ी हुई, कहा मुझे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और उसने कहा कि देखो जहां तक मुझे लगता है कि जिसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर डाउन होता है, कम होता है, बड़े बौद्धिक स्तर वालों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। मैंने बड़े बौद्धिक स्तर वालों का निम्न बौद्धिक स्तर वालों पर प्रभाव पड़ जाता है। तो चूंकि मेरा यानी कि नर्तकी चित्रलेखा का और चाणक्य का बौद्धिक स्तर उससे ऊंचा है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी लोगों को चमत्कार दिखाई पड़ा। तो योगी ने कहा नर्तकी तुम सत्य कहती हो, और कहकर सभा मंडप से निकल गए। पीछे पीछे चित्रलेखा भी निकली, उसको बड़ा प्रभाव पड़ा उसके मन पर। आज के जमाने में ऐसे योगी, और उसने कहा मुझे शिष्य बना लीजिए। मना किए, कहा तुम नारी हो, मिथ्या हो, भ्रम हो। रहती थी बीजगुप्त के पास, एक दिन छोड़ करके पहुंच गई योगी कुमारगिरी के पास। तो उन्होंने विशाल देव से कहा ऐसा है विशाल देव, देवी के लिए जो है कोटी बनाओ। तो फिर मन में आया, कहा नहीं मैं तो योगी हूं, मुझे कौन सा डर, रहने दो, मेरे साथ देवी रहेंगी। अब उसने उनका भजन में मन नहीं लग रहा था। बोले मन में सोचे कि यार रोज तो मेरा मन योग में करता था, आज तो मेरा मन भजन में नहीं लग रहा, कारण क्या है। फिर बोले नंद की मैं तुमसे एक प्रयोग करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। वो हो गया। उसके बाद चित्रलेखा का मन हट गया उनसे। एक दिन वो वापस चली आई। अब साल भर बीत गया, और कहानी में बहुत कुछ है, फिल्म बनी थी, साल भर बीत गया। अब दोनों आ गए वापस किसके पास, रत्नांबर गुरु के पास। तो बोले कि ये बताइए महान कौन है। तो श्वेतांत बोला कि मेरे जो गुरु हैं सामंत बीजगुप्त, चरित्रवान है, श्रेष्ठ वही महान है। और ये कुमारगिरी तो फ्रॉड आदमी है, ये जो है कुमारगिरी ये ढोंगी बिल्ला टाइप का है, बगुला भगत। और विशाल देव कहा नहीं, ये बीजगुप्त तो भोगी है, और ये जो हमारे गुरुदेव हैं महान है। तो रत्नांबर ने कहा देखो न कुछ पाप है न पुण्य, कोई दोषी नहीं, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। तो पाप पुण्य का विवेचन जो है इसी चित्रलेखा वाली पुस्तक में किया हुआ है। एक मिनट, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, लोग आगे बात करते हैं। तो बात यहां पर पहुंची थी कि पाप और पुण्य का विवेचन हुआ था चित्रलेखा में। तो लिखते हैं संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है, जैसी सिचुएशन वैसे आदमी का विचार बदल जाता है। तो मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह विवश है, मजबूर है, वह करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा, तो ये चित्रलेखा का मूल था, सार था। भारत भूषण अग्रवाल एक विद्वान थे, उनकी किताबें हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव, लिखते हैं ताइस यानी कि थाया, जिसका प्रभाव पड़ा चित्रलेखा पर।
छाया में महंत वेश्या को उद्धार का पथ प्रदर्शन करने के फेर में स्वयं प्रवृत्ति मार्ग की ओर चल पड़ता है और वेश्या भोग विलास का परित्याग कर सात्विक जीवन पर चल पड़ती है और दोनों का मिलन ताइस की मृत्युशैया पर ही होता है। इस प्रकार फ्रांस ने दोनों पर ही अपने व्यंग्य का आरोप किया है। तो इन्होंने कुछ अंश ग्रहण किया, बाकी अपनी कल्पना के आधार पर पुस्तक लिखी। ठीक है, आते हैं तीसरी पुस्तक पर। तीसरी पुस्तक है तीन वर्ष। यह पुस्तक छपी 1936 ईस्वी में। अब इसमें यह बताया है कि देखो, दो तरह की महिलाएं होती हैं। एक समाज में प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, प्रतिष्ठित, और दूसरी ये समाज में तिरस्कृत महिला, इसे आप वेश्या कहते हैं। अब ये जो प्रतिष्ठित महिला है इसका नाम है प्रभा और इसका नाम है सरोज। एक पात्र है रमेश, पुरुष पात्र है। तो रमेश को यह दिखाई पड़ता है कि ये जो प्रभा है समाज में प्रतिष्ठित है लेकिन इसका चरित्र वेश्या जैसा है। सरोज समाज में प्रतिष्ठित नहीं है, उसको वेश्या लोग कहते हैं, लेकिन इसका चरित्र उदार है, महान है। तो इनका ये कहना था। एक जो है शॉर्ट में कहें तो रमेश एक आदर्शवादी विद्यार्थी है और वो उसके विद्यार्थी जीवन में 3 वर्ष के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसी पर यह उपन्यास केंद्रित है। कहते हैं कि गरीब लड़का है, हालांकि मेधावी है, लेकिन आर्थिक रूप से जो है ज्यादा पैसा उसके पास नहीं रहता। दूसरी तरफ एक और विद्यार्थी है अजीत। अजीत इसके पास पैसा रहता है, दोनों मित्रता हो जाती है। अजीत जो है रमेश को अपनी दुनिया में ले जाता है, भोग विलास की दुनिया में ले जाता है और रमेश का नैतिक पतन हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी पतन हो जाता है और वह जो है अपनी क्लास फेलो मिस प्रभा की ओर आकृष्ट होता है, इसकी ओर। लेकिन प्रभा जो महत्व देती है, किस चीज को महत्व देती है? प्रभा महत्व देती है धन को, वैभव को, विलासिता को, इसको। इसके बाद रमेश निराश हो जाता है, फिर आता है सरोज के संपर्क में, वेश्या के संपर्क में। अब कुछ समय ऐसा आता है, कुछ समय बाद क्या है, माने वेश्या जो है सरोज उसे सच्चा प्यार करती है और मरने लगती है और मरते मरते अपनी सारी संपत्ति जो है रमेश को दे देती है। तो कहते हैं कि सच्चे प्यार के बदले अपना सर्वस्व अर्पित कर देती है और उसमें नारी की मानवीय गरिमा है। दूसरी तरफ सरोज समाज में प्रतिष्ठित है लेकिन उसमें वह गरिमा नहीं है। यही इसमें है कि जिसको सम्मान प्राप्त होना चाहिए उसको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है। रामेश्वर जी नमस्कार। ठीक है, ये पढ़ने योग्य उपन्यास है। चलिए, चौथा नंबर आता है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका प्रकाशन हुआ कब? 1946, 1946। ठीक है, 1946। अब इसमें भी यही है कि जीवन का रास्ता सीधा नहीं है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसमें सामंत शाही और उसका पतन यही दिखाया गया है।
सामंती प्रवृत्ति में आदमी अपने को राजा ही समझता है। तो सामंत शाही प्रकृति का जो व्यक्ति है उसका नाम है रामनाथ। रामनाथ रामनाथ के 3 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र है दयानाथ, दूसरा है उमानाथ और तीसरा है प्रभानाथ। अब समय बदलता है। दयानाथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। देखो हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। उमानाथ साम्यवादी दल ज्वाइन कर लेता है और प्रभानाथ क्रांतिकारी दल ज्वाइन कर लेता है। क्रांतिकारी दल ये कांग्रेस की नीति पे चलता है, ये साम्यवादी नीति पे चलता है, क्रांतिकारी नीति पे चलता है। तो मतलब ये है कि इन तीनों के विचार अलग अलग जरूर थे, लेकिन जो रामनाथ हैं उनके सामंती विचार की छाया पूरे परिवार पर है। ठीक है। उसके बाद अंत में क्या हो जाता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है इन्हीं के चक्कर में। तो अंत में पता लगता है कि भाई सामंत शाही को अब कोई जगह नहीं है, दौर बदल गया और उसका पतन ही होने वाला है। भाव इसका सिर्फ इतना है, सामंत शाही के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। उसके स्तंभ को टूटता हुआ दिखाना तो ठीक है, लेकिन जीवन के विकासशील प्रवृत्तियों की सृजनात्मक चेतना का सूत्र कहीं न कहीं होना चाहिए। तो लिखे हैं कि यदि कांग्रेस, साम्यवादी और क्रांतिकारी तीनों विचारधाराएं टेढ़ी मेढ़ी और विपथगामिनी है, तो किसी चौथी विचारधारा का संकेत तो होना ही चाहिए। ऐसा न करना तो प्रकारांतर से निराशावाद को प्रश्रय देगा। भाव यह है, इनका कहना है तीनों को छोड़ करके एक चौथा विचार होना चाहिए। और अगर आप देखो विघटन है, जो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं वो कहते हैं बीजेपी वाले फ्रॉड हैं, जो बीजेपी की ज्वाइन कर लेते हैं उनको फ्रॉड बोलते हैं। तो आप जब किसी विचारधारा से प्रेरित हैं तो आप दूसरे को जो गलत समझते हैं, इससे समाज में विघटन आता है। इनका कहना है कि चौथा विचार भी होना चाहिए। तो ये इसका मतलब हुआ। विकास पाल खुश रहिए, गबन में अच्छा हाँ है भाई, नामकरण होता है। आगे आते हैं। 5वां उपन्यास है आखिरी दांव। मुझे लगता है इस फिल्म बन चुकी है आखिरी दांव पर। आखिरी दांव ये आया था 1950 में, इस पर फिल्म बन चुकी है, आप देख लीजिएगा। 50 ईस्वी में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम देख रहे हैं नहीं, आप लोग करते नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। आखिरी दांव, इसमें जो है ये है कि जब कोई व्यक्ति परिस्थिति के वशीभूत होकर के अपना सब कुछ गंवा देता है तो आखिरी दांव क्या चलता है। तो इसमें एक पात्र है जिनका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर और एक पात्र है चमेली। ठीक है, ये दो लोग हैं इसमें, रामेश्वर और चमेली। रामेश्वर की बात करें कि वह जो है, हाँ इसमें क्या है, मूल केंद्र में क्या लिखा है इन्होंने, पूंजीवादी समाज की विडंबना।
आज आप प्रासंगिक उपन्यास है, इसकी कहानी पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। देखिए, अपनी पैतृक संपत्ति जुए में हार जाता है रामेश्वर, है ना, जुए में हार कर सब कहा जाता है, बंबई। दूसरी तरफ जो है चमेली है, चमेली भी बंबई जाती है। क्यों? पति के अत्याचारों से भागकर ये भी जाती है बंबई। अब रामेश्वर के संपर्क में आती है। रामेश्वर चाहता है चमेली को अधिक सुख सुविधा प्रदान करे, इसके लिए उसको रुपयों की आवश्यकता पड़ती है और रुपया पाने के लिए फिर जुआ खेलता है और अपने मालिक का 2000 रुपया हार जाता है। ठीक है, 2000 रुपया हार जाता है। रामेश्वर को बचाने के प्रयत्न में जो चमेली है सेठ शिव कुमार के जाल में फंस जाती है। सेठ शिव कुमार इनके जाल में फंस जाती है चमेली। अच्छा, और फिल्म अभिनेत्री बनकर अनैतिक जीवन के लिए जीने के लिए विवश हो जाती है, फिर बन जाती है अभिनेत्री। ठीक है, और उसका जीवन हो जाता है अनैतिक। तो बात ये है, तो लेखक क्या कहता है, हम सब पैसे के गुलाम हैं, हम सब पैसे के गुलाम हैं और धन हमारा ईश्वर है, हमारा अस्तित्व है। इस पैसे की दुनिया में न पुण्य है, न प्रेम है, न भावना है, जो कुछ भी है वह धन है। जिसके पास धन है वो सब कुछ खरीद सकता है, रूप, यौवन, शरीर और आत्मा। रामेश्वर पुराना नाम है, हाँ सही बात है। अच्छा, आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यही हम देख रहे थे। चलिए छठे उपन्यास पे आते हैं। छठा उपन्यास है अपने खिलौने। अपने खिलौने 1959 में। इसमें क्या है, जो आजकल का फैशनेबल जीवन है, ड्रामेबाजी वाला, अंदर से खोखला है, उसी को दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि आधुनिक भोगवादी फैशनेबल जीवन, बस इसी को, ये इसके सेंटर में है, पूरी कहानी के सेंटर में। तो इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या उद्योगपति हैं, या फिल्म निर्देशक हैं, कवि हैं, सब जो है देखा जाए तो अलग अलग फील्ड में हैं, लेकिन सब भोगवादी संस्कृति के अंग बन गए हैं, सभी भोगवादी हो गए हैं। अधिकारी भी चाहता है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिल्म कोई बना रहा है वह भी चाहता है, उद्योगपति भी चाहते हैं। तो मिला जुलाकर सभी लोग जो है विषय वासना के तृप्ति में लगे हुए हैं, यानी कि पैसा किसी भी तरीके से आए, अनैतिक साधन हो, लेकिन जो लक्ष्य है वो है वासना तृप्ति। इसका केंद्र बिंदु यही है। हालांकि भारत को लोग कहते हैं उभरता हुआ देश, विश्व के पटल पर कुछ भी हो, एक्चुअल में लोगों की क्या दशा है कि ये गरीब देश है। और इस गरीब देश में 1959-60 के दौर की बात है कि ऐसे गरीब देश में भोगवादी विलासमय दायित्वहीन जीवन व्यतीत करना एक विडंबना है।
तो इसी विडंबना का अंकन इस उपन्यास में किया गया है। ये कहा जाता है जीवन की कुरूपता जो है आपके सामने रखता है जो साहित्यकार है, और कहीं कहीं आपको ये देख करके मन में खिन्नता भी आती होगी, है ना। सातवें नंबर पे उपन्यास आता है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र, ये आपके सिलेबस में भी है, 1959 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपके सिलेबस में देखो हम दिखा भी देते हैं उपन्यास। अंशी नमस्कार, देखो ये उपन्यास है ये, ठीक है, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, हालांकि ये हम आपको फिर पढ़ाएंगे, ब्रीफ में बता देते हैं। इसमें दो बातें बताएं, एक तो 4 पीढ़ियों की कहानी है, 4 पीढ़ियां। तो पहली पीढ़ी जो है ये है 1880 1930, 1880 से लेकर के 1930 ईस्वी तक के समय का जीवन इसमें बताया गया। तो पहली पीढ़ी में है लाला शिवलाल, लाला शिवलाल। दूसरी पीढ़ी में है उनके पुत्र ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। तीसरी पीढ़ी में ज्वाला प्रसाद के पुत्र हैं गंगा प्रसाद। और चौथी पीढ़ी है जिसमें गंगा प्रसाद का बेटा है नवल। अंतर देखो, शिवलाल हैं अर्जी नवीस, अर्जी नवीस मुहर्रिर आप जानते होंगे, कचहरी वगैरह में होते हैं। ज्वाला प्रसाद हैं नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। बाद में प्रोन्नत होकर हो जाते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। गंगा प्रसाद हो जाता है सीधे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। और नवल हो जाता है सीधे आईएएस, आईएएस। और इसका प्रलोभन छोड़ करके देश सेवा में अर्पित हो जाता है, देश सेवा में। ठीक है, तो ये 4 पीढ़ियों की कहानी है। और होता क्या है कि तीसरी पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में ये जो है, पहली पीढ़ी में इनका ये कहना है कि सामंती ढांचा टूटता है। और इसके बाद परिणाम क्या होता है, जो कंबाइंड फैमिली है वो बिखर जाती है, संयुक्त परिवार टूटता है। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में आता है व्यक्ति जो नौकरी पेशा वाला होता है, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग का उदय। गांव में थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है।
इसका परिणाम तीसरी पीढ़ी में आता है। चलिए, लोगों का जो समाज है मध्यवर्गीय परिवार वाला, इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिडिल क्लास में महत्वाकांक्षा बढ़ती है, और इसके साथ जब महत्वाकांक्षा बढ़ती है, साथ में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उभरता है, ठीक है। अब आती है चौथी पीढ़ी। एक मिनट। ठीक है। चला, चलने दो, चेक कर ले। हाँ, चल गया। अब आती है चौथी पीढ़ी, और चौथी पीढ़ी में जो ये असंतोष बढ़ जाता है। यानी चौथी पीढ़ी जो है स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ती है। एक क्रमिक विकास दिखाया इन्होंने, ठीक है। नेट क्यों छोड़ दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा? आज यहां तो चल रहा है। खैर, चलिए, तो ये मतलब 4 पीढ़ियों की कहानी हो गई कि पहली पीढ़ी लाला शिवलाल है जो वर्जिन अवीश है। इसमें क्या दिखाते हैं कि परिवार टूटने लगता है, सामंती ढांचा टूटता है, परिवार जो कंबाइंड फैमिली थी टूटती है। दूसरी में क्या है, बेटे ज्वाला प्रसाद ये नए तहसीलदार हो जाते हैं, बाद में डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन पा करके। इसमें नौकरी पेशा मध्यम वर्ग का उदय होता है। तीसरी पीढ़ी है जो गंगा प्रसाद इनके बेटे हैं, वो डिप्टी कलेक्टर सीधे हो जाते हैं। मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षा बढ़ती है, ब्रिटिश शासन के प्रति संतोष उभरता है। चौथी पीढ़ी जो है इसमें इनका बेटा नवल है, सीधे आईएएस बन जाता है। फिर मोह इसको ले आता है देश सेवा की ओर, और स्वतंत्रता संग्राम में ये पीढ़ी जो है कूद पड़ती है। ये जो है इसमें है, ठीक है। तो लास्ट में कहते हैं, हम लाइन बोल दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। 2 बूढ़े जिन्होंने युग देखा था, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, जिनके पास अनुभवों का भंडार था, विवश थे, निरुत्तर थे, और दूर हजारों लाखों करोड़ों आदमी जीवन और गति से प्रेरित नवीन उमंग और उल्लास लिए हुए एक नवीन दुनिया की रचना करने के लिए चले जा रहे थे। ये जो है इसमें हो गया 7, ठीक है। नेट कमाल है। कमाल क्या है? आश्चर्य है भैया, आश्चर्य। ठीक है। अगला उपन्यास 8वां उपन्यास है, वह फिर नहीं आई।
वह फिर नहीं आई, और ये उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। रामचंद्र तिवारी का कहना है कि यह जो उपन्यास था सफल उपन्यास नहीं कहा जा सकता। इसमें जो है रानी श्यामला और उनके पति जीवन राम, इनकी कहानी है। रानी श्यामला और उनके पति जीवन राम की कहानी इसमें है। इसमें राजा जीवन राम और रानी श्यामला ठीक है, रानी श्यामला और उनके पति जीवन राम दोनों की जो है बहुत बड़ी जायदाद थी। आज का जो पाकिस्तान है उसमें रावलपिंडी में, आपको पता है रावलपिंडी हिंदू नाम है, रावल की पिंडी, रावलपिंडी। और कहते हैं कि देश के विभाजन के समय उनके पड़ोसी शहबाज ने उनकी रक्षा की थी। एक तो शहबाज का नाम आता है, शहबाज, ठीक है। और इसके बदले उसने जीवन राम से 20,000 रुपीज की, 20,000 की रकम की डिमांड की थी, मांगी थी। जीवन राम ने श्यामला को शहबाज के पास रख दिया धरोहर के रूप में। यहां उसने 20,000 रुपए का गबन किया। अच्छा, वो बंबई आ गया और अपने दूर के रिश्तेदार की फर्म में नौकरी करने लगा। यहां उसने 20,000 रुपए का गबन किया। यह रुपया शहबाज को लौटाकर श्यामला को मुक्त करा लिया। बंबई की फर्म ने जीवन राम पर गबन का मुकदमा चला दिया। जीवन राम श्यामला छुपते छुपते कानपुर के दूसरे व्यापारी ज्ञानचंद के संपर्क में आए। ज्ञानचंद ये कानपुर का व्यापारी था। अच्छा, उसके बाद जीवन राम ने ज्ञानचंद का कारोबार संभाल लिया। ज्ञानचंद जो है श्यामला की सुंदरता देख करके उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। जीवन राम ने ज्ञानचंद के हस्ताक्षर बना करके 20,000 रुपए बैंक से निकाल लिए और बंबई की फर्म के मालिक को सौंपकर अपनी जान बचा ली। अच्छा, ज्ञानचंद जी ने जीवन राम को पुलिस के हवाले कर दिया। श्यामला ने ज्ञानचंद जी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। इस प्रकार से उस पे वो रहम करके उसने ज्ञानचंद को छुड़ा दिया। जीवन राम के अभिमान को ठेस लगी। अपनी पत्नी को ज्ञानचंद के पास धरोहर के रूप में छोड़ करके वो गायब हो गया। 1 साल बाद बीमार फटेहाल होकर के लौटा। वह 20,000 रुपए का प्रबंध नहीं कर सका और 20,000 रुपए के बदले रानी श्यामला को हमेशा के लिए ज्ञानचंद को सौंप कर उसने प्राण त्याग दिए। 1 महीने बाद एक दिन रानी श्यामला भी कानपुर से गायब हो गई और 6 महीने बाद एकाएक प्रकट हुई। उसके शरीर पर हीरे मोती के असली आभूषण थे, फ्रांसीसी रेशम की कीमती साड़ी थी और रानी जैसी लग रही थी। उसने ज्ञानचंद के लिए जो 20,000 रुपए थे बाकी दे दिए जीवन राम को और उसको मुक्त करा लिया। श्यामला ने यह सारा वैभव अपना शरीर जो है बेच करके प्राप्त किया था। तो इसको रामचंद्र तिवारी ने एक असफल उपन्यास माना है। इनका कहना है कि इस मनोरंजक कहानी के माध्यम से वर्मा जी ने नारी का एक नया रूप आपके सामने रखा कि आज का समाज भावना को महत्व नहीं देता। नारी को तो नारी ही लोग मानते हैं, भोग्य रूप में वासना की तृप्ति के लिए खिलवाड़ करते हैं। ये सब इसका महत्व है। अच्छा, श्यामला अच्छी तरीके से जानती है लोगों के मनोविज्ञान को और इसी प्रकार से व्यवहार भी करती है। ये इसमें सेंटर में ये चीज है। आगे आते हैं उपन्यास 9 पर। नवा उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा, और ये 1962 में प्रकाशित हुआ। इसमें देखा गया है कि जो मनुष्य का सामर्थ्य है
उसके एक लिमिट है। जैसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। पूंजीपति अपने वैभव विलास की सीमा के पास जाकर नहीं कर सकते। ऐसे ही सेठ वगैरह जो है कितनी भी कमाई कर लें, उसकी एक लिमिट है। साहित्यकारों की कला चेतना, प्रेमी प्रेमिकाओं का हास विलास, सबकी एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की विनाश लीला के सामने सब विवश है, मजबूर है। इतना यही एक सत्य इसमें दिखाया है। यानी कि एक प्रकार से यह जो है नियतिवादी रचना है। भाव यह है कि आपके पास कितनी भी सामर्थ्य, कितनी भी शक्ति हो, प्रकृति कहीं न कहीं आपको सीमित करती है। ठीक है। 10वां उपन्यास है थके पांव। थके पांव 1964। इसमें जो है ज्यादा तो नहीं बताएंगे, शॉर्ट बताते हैं। एक पात्र है केशव और एक पात्र है जो है इसमें माया, इसकी बेटी है। एक है सुशीला, ठीक है, ये बहू है। चलिए, थके पांव। इसकी कहानी यह है कि मने जीवित रहने का जो संघर्ष है, मानव का सबसे बड़ा संघर्ष है। ठीक है। जीवित रहने का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष। जब आप महत्वाकांक्षा के लिए कुछ करते हैं तो वह संघर्ष एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? जब आपके जीवन पर संकट आ जाए, यह इसमें दिखाया गया। तो मध्य वर्ग के पास एक विशिष्टता का ढोंग है, यानी कि मिडिल क्लास है जो है, उसमें जीवित रहने का जो संघर्ष है वो बहुत विचित्र है। क्योंकि वो चाहे तो ढोंग को छोड़ दे तो आराम रह सकता है, लेकिन उसमें संपन्नता का दिखावा होता है, सामाजिकता है, नैतिकता है, और लेकिन जो मान्यताएं सिर पर लदी हुई हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डालती है, और इसके पास इतना साहस नहीं है कि नैतिकता के इस दबाव को, मान्यताओं को छोड़ सके। और परिणाम क्या होता है? संघर्ष में चला जाता है, धीरे धीरे आर्थिक संकट में चला जाता है। केशव की बड़ी पुत्री माया फिल्म में काम करने के लिए मुंबई जाती है, बहू सुशीला नौकरी ट्यूशन करती है। तो एक प्रकार से इसमें भी ये चीज है, लेकिन इसमें नियतिवादी मान्यता का अतिक्रमण है। ठीक है, आगे आते हैं 11वें उपन्यास पर। 11वां उपन्यास है रेखा, 1964। इसमें एक प्रोफेसर प्रभाशंकर है। प्रोफेसर प्रभाशंकर ये दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं, इंटरनेशनल स्तर पर लोग इनको जानते हैं। और ये अपनी युवा शिष्या जो है रेखा से प्रेम कर बैठते हैं, ये इसमें है। यानी कि मानसिक भूख जो है उससे अधिक जो है शारीरिक भूख प्रबल होती है, ये इसमें है। यानी कि इस भौतिक सत्य की उपेक्षा करने से स्त्री पुरुष के जीवन में कुछ काम जनित मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और जीवन एक जहर बन जाता है। यह जो है इसमें दिखाया गया है। 12वें नंबर पे आते हैं सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें 1968। उदाहरण के तौर पर जैसे सुभाष चंद्र की लोकप्रियता, या सेकेंड वर्ल्ड वार होना, या रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, 1941 में जो है अंग्रेजों के धूल झोंक करके वो बाहर चले गए थे, उनकी आंखों में धूल झोंक के सुभाष चंद्र बोस नाम बदल बदल करके।
1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ता है। 45 में यूरोप के मोर्चे पर युद्ध की समाप्ति होती है। तो ये सब मिला करके जो है 1948 तक की घटना इसमें दिखाई, यहां तक कि गांधी जी की हत्या सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला उपन्यास है सबई नचावत राम गोसाई। सबई नचावत राम गोसाई, ये 1970 में प्रकाशित हुआ। इसमें क्या है, इसमें देखा गया है कि 3 परिवारों की 3 पीढ़ियां, इसमें 3 परिवार और 3 पीढ़ियां, इनका जिक्र है और 3 पात्र हैं। और इसमें 1919 से 1965 के बीच का द्वंद दिखाया गया, 1919 से 1965 ईस्वी। और इसमें जो है राधेश्याम, जबर सिंह, रामलोचन, ये 3 नाम है। राधेश्याम, जबर सिंह, रामलोचन पांडे, ये जो है ये बुद्ध के प्रतीक हैं, जबर सिंह भावना के प्रतीक हैं और रामलोचन भाग का प्रतीक है। बुद्धि, भावना और भाग्य। तो इनका कहना है बुद्धि अपने हित साधन के लिए कुछ भी कर सकती है, औचित अनुचित का विचार नहीं करती, परिस्थितियों को अनुकूल समझ करके जैसी स्थिति हो अनुकूल बना करके अपना हित साधन कर लेती है। राधेश्याम इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है। भाग्य राजा को रंग को राजा बना देता है और भावना संवेदनशील होती है और आदर्शवादी होती है। ठीक है, तो ये सब इसी में दिखाया गया है। ठीक है, मैंने तमाम नीतिवादी दृष्टिकोणों पर विचार किया गया इसमें। अब हम आते हैं 14वें नंबर के उपन्यास पर। चौदहवां उपन्यास है आपका प्रश्न और मरीचिका। प्रश्न और मरीचिका 1900, हाँ ठीक है, प्रश्न और मरीचिका। इसमें क्या है, 47 से लेके 62, 1947 से 1962 के बीच का टाइम इसमें दिखाया गया है। अच्छा, इसमें क्या है कि देश आजाद हुआ तो जनता के मन में नई नई इच्छाएं पैदा हुई। 62 में चीन का आक्रमण होता है तो मोहभंग हो जाता है, समाज में विषमता आती है, निराशा आ जाती, कुंठा आती है, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, यही सब इसमें दिखाया गया है। तो ये है कि सही इसका समाधान क्या है और लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा। एक प्रकार से अभी तक लोग मरीचिका ही है इस सवाल पर। मरीचिका माने होता है भ्रम, अभी इसका हल हो नहीं पाया है। भाव सिर्फ ये है, यानी समाज के सामाजिक कारणों का विश्वसनीय विश्लेषण नहीं होता, लेकिन गहराई में जाकर के जो ऐसा आलोचकों का कहना है कि सिर्फ सवाल पैदा किया गया, मतलब इसका हल पर विचार नहीं हुआ है। 15वां है युवराज चुंडा। युवराज चुंडा 1978, 1978। कहते युवराज चुंडा में क्या है, ये मेवाड़ के राजा लाखा के पुत्र है ना, मेवाड़ नरेश लाखा के पुत्र, इन्हीं की कहानी है इसकी। शॉर्ट में अगर बताएं तो वो वीर हैं, कर्तव्य परायण हैं, हठी हैं, बात के धनी हैं। मारवाड़ के राठौर वंशी राव रणमल युवराज चुंडा से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अच्छा,
राणा जो ये राजा लाखा है, इनके मुंह से परिहास और मजाक की बात निकल जाती है। तो वो कहते हैं मैं तो वानप्रस्थ जाना चाहता हूँ, मेरी ब्याह रचाने की अवस्था जो है अब पार हो चुकी है। युवराज चुंडा जो है इसलिए राव रणमल ने अपनी कन्या के विवाह के लिए जो नारियल भेजा है वो मेरे लिए तो नहीं आया होगा। इस बात को युवराज चुंडा पकड़ लेते हैं और राव रणमल की पुत्री गुणवती को अपनी माता मान लेते हैं। ये इसमें है। अच्छा, इससे ब्याह से इनकार कर देते हैं। गुणवती का ब्याह राणा लाखा से होता है। राणा लाखा युवराज चुंडा को राजाधिकार से वंचित कर देते हैं और युवराज चुंडा भीष्म पितामह के समान एक आदर्श का पालन करते हैं। मारवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न महाराणा जी का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का भावी राजा होगा, मैं नहीं। अब राणा लाखा जब मर जाते हैं, राव रणमल अपने ही जो है राणा मुकुल के स्थान पर अपने पौत्र सिंघा जी को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। तो युवराज चुंडा विरोध करते हैं और अपने वचन का पालन करते हुए राणा मुकुल को मेवाड़ की गद्दी देते हैं। तो वर्मा जी ने युवराज चुंडा के चरित्र से प्रभावित होकर के उपन्यास लिखा था। तो इतिहास में कल्पना को मिलाकर के इसको मनोरंजक बना दिया गया है। इसके अलावा एक उपन्यास है धुप्पल। ये है 1981। तो इसमें एक प्रकार से ये उनका जीवनी परक उपन्यास है ना, जीवन की घटनाओं को दिखाया है और नियतिवादी तो थे ही। 17वां है चाणक्य की अंतिम औपन्यासिक कृति है, चाणक्य 1982 में चाणक्य। तो इसमें क्या लिखा है कि महापद्मनंद जो है वो विलासी था, उसने अत्याचार किया, चाणक्य ने विरोध किया और कैसे चंद्रगुप्त का उदय होता है, नंद का विनाश होता है, ये सब तमाम इसमें दिखाया गया है। तो मिला जुला कर ये सारी बातें हो गई। ठीक है, और हम लोग अगले भाग में जो है भूले बिसरे चित्र उपन्यास की ठीक समीक्षा कर देंगे, पात्र वगैरह के बारे में। और वैसे इनकी एक किताब है जो है धुप्पल, और इन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि विश्व के अमर साहित्यकारों मेरी गणना हो। तो अपने जीवन काल में ये होता तो दिखाई नहीं देता। फिलहाल प्रयास इन्होंने किया था, है ना। तो मैंने कोशिश किया कि 17 उपन्यासों की मुख्य बातें आप तक पहुंचा दें। तो यहाँ पर हम लेते हैं विराम। आप लोग रखें अपना ख्याल। संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए संपर्क करें। ठीक है, नमस्कार।